हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंग्लिश माध्यम के प्लेटफॉर्म पे मैं हूं आपकी एजुकेटर प्रियंका ठाकुर और हम सॉल्व कर रहे हैं एडिटोरियल बेस्ड प्रैक्टिस एक्सरसाइज। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विद थॉट ऑफ द डे, दैट इज एवरी मॉर्निंग वी गेट अ चांस टू बी डिफरेंट, अ चांस टू चेंज, अ चांस टू बी बेटर। हर सुबह हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी होती है कि हम कुछ परिवर्तन ला सके, चाहे अपने जीवन में कुछ परिवर्तन लाना हो, कुछ अलग करने का हमारे पास मौका होता है, ठीक है, बेहतर बनने का हमारे पास मौका होता है। अब ये हमारे हाथ में है कि हम उस मौके को भी, जो आज तक हम जीवन में मौके वेस्ट करते हैं, हर सुबह हर दिन का हम जो दुरुपयोग करते हैं वैसे ही करेंगे, या कुछ परिवर्तन लाके, कुछ बदलाव लाके हम अपने जीवन में कुछ चेंज लाएंगे। ठीक है, ये हमारे हाथ में। तो हमने अपने जीवन में ज़रूर बेहतरी के लिए बदलाव लाना है, जितना हो सके उतना। और स्टार्ट करते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड प्रैक्टिस एक्सरसाइज फॉर एसएससी सीजीएल 2024। साइंस एंड टेक्नोलॉजी स्टैंड एज ट्विन इंजन्स। डबल इंजन बोलते हैं, डबल इंजन की सरकार। तो साइंस और टेक्नोलॉजी के लिए बोला जा रहा है कि ये दोहरा इंजन है जो कि क्या करता है, प्रोपेल मतलब आगे बढ़ाना, आर नेशन टुवर्ड्स प्रोग्रेस, हमारे देश को प्रगति की तरफ आगे बढ़ा रहा है, आगे धकेल रहा है। बट दे मस्ट एड्रेस द नीड्स ऑफ सोसाइटी। लेकिन साइंस और टेक्नोलॉजी का फायदा तभी है जब वो हमारे समाज में उत्पन्न हो रही परेशानियों को, उनको निजात दिला सके। अब स्पेस में आप चाहे मार्स तक चले जाए, लेकिन उससे हम आम इंसान का क्या फायदा, है ना। अगर हम बोल रहे हैं कि हमारे इंडिया ने मून के सदर्न पार्ट में जाके लैंड करा है, उससे हम लोगों को क्या फायदा, राइट। हमारी इस वक्त की समस्या ये है कि हम अनप्रेडिक्टेबल जो वेदर है उसकी वजह से हमारी एग्रीकल्चर खराब हो रही है, हमारे लोगों को नुकसान हो रहा है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं हो पा रही, कुछ और परेशानियां, हेल्थ इश्यूज हैं। तो हमें चाहिए कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल इस तरफ किया जाए, ठीक है। Science and technology serve as the driving force propelling our nation forward, की एक मुख्य एनर्जी है जिसकी वजह से हमारा देश जो है आगे बढ़ रहा है, प्रगति कर रहा है। एकिन इन टू व्हील्स ऑफ प्रोग्रेस, यानी कि जो किसके समान है, तरक्की के पहियों की तरह है। However, the efficacy of these wheels determines the speed of our journey. लेकिन कितने प्रभावशाली हैं ये, कितना प्रभाव कर सकते हैं ये, इन पहियों की जो प्रभावी क्षमता है वही डिफाइन करेगी कि हम कितना तेजी से आगे बढ़ेंगे, कितने आरपीएम से ये घूम रही है, कितनी तेजी से आगे गति कर रही है, उसी से हमारी जर्नी आगे बढ़ेगी। Since independence, भारत हैज एक्सपीरियंस सिग्निफिकेंट एडवांसमेंट। आज़ादी के बाद से अब तक भारत ने बहुत बड़ा महत्वपूर्ण एडवांसमेंट देखा है, आगे वृद्धि देखी है। Largely attributable to strides in scientific innovation undertaken by our scientific community। और इसका बहुत बड़ा जो योगदान है वो कहाँ से आया है, किसके कारण है। एट्रीब्यूटेबल मतलब किसके कारण है, स्ट्राइड्स मतलब जो हमने लंबी लंबी छलांगे लगाई हैं, किसमें, साइंटिफिक इनोवेशन की फील्ड में हमारी साइंटिफिक कम्युनिटी द्वारा जो लगाई गई है उसकी वजह से ज्यादा हम लोग इस फील्ड में आगे बढ़ चुके हैं। दिस प्रोग्रेस इज एविडेंट अक्रॉस वेरियस सेक्टर्स क्रूशियल टू ह्यूमन लाइफ। और ये जो हमारी तरक्की है ये अलग अलग सेक्टर्स में, अलग अलग रीजन्स में देखी जा रही है, उन क्षेत्रों में देखी जा रही है जो इंसानी जीवन के लिए बहुत ज़रूरी हैं, जैसे कि इंक्लूडिंग एग्रीकल्चर, फूड, हेल्थ केयर, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कम्युनिकेशन। ठीक है, इन सभी फील्ड्स में हम ये तरक्की देख चुके हैं। येट द ट्रांसलेशन ऑफ साइंटिफिक इनोवेशंस इनटू सोसाइटल बेनिफिट्स ऑफन एनकाउंटर्स चैलेंजेस। फिर भी साइंटिफिक इनोवेशंस का जो चेंज होता है, ट्रांसलेशन होता है, उसका जो अनुवाद है किसमें, सोसाइटल बेनिफिट्स की। अब हमने साइंस की फील्ड में ये कुछ नया डेवलप करा, इसका हमारे समाज के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसको क्या फायदा है। ऑफन एनकाउंटर्स चैलेंजेस, इसमें अभी भी इस सवाल का जवाब देने में हमें दुविधा होती है, हमें परेशानी होती है। क्यों? क्योंकि जो हम साइंस की फील्ड में डेवलपमेंट कर रहे हैं उनमें से ज्यादातर ऐसी हैं जिनका हमारे समाज के ऊपर कुछ अच्छा प्रभाव नहीं हो रहा, उसकी बेहतरी के लिए कुछ नहीं कर पा रहा। अब एटम बम्स का इजाद किया गया, अब एटॉमिक एनर्जी का इस्तेमाल हम कर सकते थे न्यूक्लियर रिएक्टर्स के लिए, जिनकी वजह से हम एनर्जी जनरेट कर सकते, लेकिन एटम बम बनाए गए पहले, न्यूक्लियर एनर्जी बाद में तैयार की गई, राइट। तो ये काफी एक
एक उदाहरण हो सकता है कि एटम बम बनाने का किसी को क्या फ़ायदा हुआ, हिरोशिमा और नागासाकी पे जो हुआ वो आज दिन तक हम लोग देख रहे हैं, उसके सबूत, उसके निशान आज दिन तक देखे जा रहे हैं, राइट। प्राइमरली ड्यू टू अ डिसकनेक्ट बिटवीन साइंटिफिक रिसर्च एंड ग्रास रूट नीड्स। और मुख्य तौर पे ये क्या है, ये एक डिसकनेक्ट है, यानी कि बीच में एक दरार है, किसके बीच में, साइंटिफिक रिसर्च और ग्रास रूट, यानी कि जमीनी स्तर पर उसकी जरूरत कितनी है, यानी कि जो साइंटिफिक रिसर्च हुई, मून के सदर्न पोल पर पहुंचे लोग, हमने वहां पे लैंडिंग करवाई, ठीक है, लोग नहीं पहुंचे, हमने वहां पे लैंडिंग करवाई रोवर की, उसका हम इंसानों की जिंदगी में, आम इंसान आपके और मेरे जीवन में क्या महत्व है, क्या हमें वहां से कुछ मिलने वाला है जिसका हम लोगों के जीवन में कुछ इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो क्या महत्व है इसका, देश तो तरक्की करा, देश ने बहुत बड़ा एक कीर्तिमान स्थापित कर लिया, लेकिन इस देश के निवासियों का उससे क्या लेना देना है, क्या उनके जीवन पे इसका प्रभाव पड़ेगा, क्या उसका कनेक्शन है, ये स्थापित करना पाना बड़ा मुश्किल हो रहा है। While many innovations originate from peer-reviewed publications, पीयर रिव्यूड मतलब जिसको बड़े बड़े साइंटिफिक स्कॉलर्स जो हैं, बड़े बड़े रिसर्चर्स जो हैं वो रिव्यू करते हैं मतलब उनको देखते हैं, जांचते हैं, परखते हैं। तो बहुत सारी इनोवेशंस जो हैं वो पीयर रिव्यूड पब्लिकेशंस के जरिए होती हैं, उनमें से उत्पन्न होती हैं, ऑफन ऑथर्ड बाय वेस्टर्न साइंटिस्ट, और जिनके ऑथर कौन होते हैं, वेस्टर्न साइंटिस्ट होते हैं, वेस्टर्न कंट्रीज के साइंटिस्ट होते हैं। दे मे लैक रेलेवेंस टू लोकल कंटेक्स्ट, तो जाहिर सी बात है उन्होंने रिसर्च करी अपने अनुसार, अब उसका हिंदुस्तान की जनता, जो एक गरीब देश है, उसकी जनता के ऊपर क्या प्रभाव, उनका क्या लेना देना इससे, राइट। तो वो हमेशा रेलेवेंस नहीं बन पाता, उनका संदर्भ नहीं बन पाता, साथ में कनेक्शन नहीं बन पाता। Consequently, solutions to everyday challenges remain elusive, और फिर जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, जो हमारे समाधान है, हर दिन की जो समस्या है, एवरीडे चैलेंजेस हैं, उनके जो समाधान है वो elusive रहते हैं, यानी कि वो समझ में नहीं आते, मुश्किल होता है उन समाधानों को ढूंढना। डिस्पाइट रिमार्केबल अचीवमेंट्स इन स्पेस एंड टेक्नोलॉजी, हालांकि हमने स्पेस और टेक्नोलॉजी की फील्ड में बहुत तरक्की करी है, बहुत कुछ हासिल किया है। This reliance on external sources creates a bottleneck in developing disruptive discoveries tailored to local needs. अब bottleneck का मतलब होता है कि ये मान लो ये बॉटल है, ठीक है, इस तरीके की होती है बॉटल, राइट। अब इस नीचे से चाहे वो कितनी बड़ी हो, किसी भी आकार की हो, लेकिन ऊपर का जो पोर्शन होता है वो ऐसा ही होता है, राइट। यही शेप होता है ऊपर का, छोटा सा गोल आकार, सिलेंड्रिकल आकार का, राइट। तो इसका मतलब क्या है कि आप अंदर चाहे आपके जो मर्जी है ज्ञान, लेकिन वो ज्ञान निकलना इसी बारीक सी जगह से है, राइट। तो वो थोड़ा लिमिटेड सा ही ज्ञान होगा। तो क्योंकि हमारा ज्यादा जो डिपेंडेंस है वो वेस्टर्न साइंटिस्ट द्वारा पब्लिश की गई मैगजीन्स के ऊपर है, तो हमारी डिस्कवरीज और इनोवेशंस भी उसी प्रकार की होती हैं। फिर उनका जो लिंक है, कनेक्शन है हमारी लोकल जरूरतों के अनुसार, वो हो नहीं पाता। Historically, groundbreaking innovations were not solely the domain of trained scientists. अगर हम इतिहास में देखें तो क्रांतिकारी इनोवेशंस हमेशा से किसी ट्रेंड साइंटिस्ट द्वारा नहीं की गई। ऐसा नहीं है कि कोई क्रांतिकारी इनोवेशन हुई और वो जिसने करी वो कोई ट्रेंड साइंटिस्ट ही था तभी वो कर पाया, बल्कि हमने अक्सर ये देखा है कि कुछ इनोवेशंस ऐसी हैं, हम बोलते हैं साइंस की फील्ड में एक कहावत इस्तेमाल की जाती है, आवश्यकता आविष्कार की जननी है, राइट। वो क्या मतलब है, इन्वेंशन के लिए कहा जाता है कि इन्वेंशन जहां जरूरत होती है वहां इन्वेंशन होती है। किसी चीज की हमें जरूरत है इसलिए हमने पंप्स बनाए गए क्योंकि पानी एक्सट्रैक्ट करने की जरूरत थी, ठीक है। साइकिलें, मोटरसाइकिल्स, ये चीजें बनाई गई क्योंकि लंबा डिस्टेंस ट्रैवल करने की जरूरत थी। प्लेन्स बनाए गए क्योंकि जल्दी डिस्टेंस ट्रैवल करने की जरूरत थी, ठीक है। तो ये आवश्यकता जो है आविष्कार की जननी है, और अक्सर ये देखा गया है कि ये आवश्यकता जो है वो जरूरी नहीं किसी साइंटिस्ट का ही आविष्कार हो, उस आवश्यकता से जुड़ा हुआ आविष्कार किसी साइंटिस्ट द्वारा ही किया, कोई आम इंसान, सामान्य इंसान वो कर सकता है। और हम शार्क टैंक के जरिए से, अगर आपने एपिसोड्स देखे हैं कुछ, तो आप ये देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं कि लोगों ने ऐसी ऐसी जगहों पे इनोवेशन किया है जो हम कभी सोच भी नहीं सकते थे कि इस फील्ड में भी इनोवेशन हो सकता है,
राइट। तो वो चीज उन्होंने करी है, दैट मीन्स, और वो सारे के सारे साइंटिस्ट तो नहीं है, राइट, कुछ बहुत आम इंसान, साधारण इंसान जिनको जरूरत पड़ी किसी चीज की और उन्होंने उस अनुसार कुछ आविष्कार कर दिया। but also arose from keen observations and creativity of untrained naturalists। बल्कि अक्सर वो ऐसी जगहों से उत्पन्न हुई हैं जहाँ पे बहुत बारीकी से, किसी कीन मतलब बहुत बारीकी से, उत्सुकता से चीज़ों को ऑब्जर्व किया जा रहा हो और कोई एक आम साधारण सा इंसान हो, उस अनट्रेंड हो, उसकी क्रिएटिविटी हो। प्रिसीडिंग द एडवेंट ऑफ मॉडर्न साइंस, अगर हम पहले होने वाली जो आविष्कार है, आगमन है मॉडर्न साइंस जब आया था, शुरुआत में जब से आया है, ह्यूमन सिविलाइजेशंस थ्राइव्ड फॉर मिलेनिया, तब से ह्यूमन सिविलाइजेशन जो है सदियों से फलता फूलता ही आया है। लेवरेजिंग स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजीज ऑफ देयर टाइम, जिसने क्या किया, उपयोग किया किसका, स्टेट ऑफ आर्ट मतलब बहुत ही हाई टेक, अपने अपने समय की हाई टेक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया। इजिप्ट के पिरामिड्स के लिए आज दिन तक रिसर्चर्स को समझ में नहीं आता कि वो इतने भारी भारी पत्थर, इतने बड़े बड़े, वो कैसे ऊपर तक पहुंचाए गए होंगे, कैसे उनको एक के ऊपर एक रखा गया होगा, नहीं समझ में आता। लेकिन उन्होंने कुछ ना कुछ तो उस टाइम पे टेक्नोलॉजी इन्वेंट करी होगी, राइट। पुराने जमानों का जो हथियार होते हैं वो देखते हैं, एक बड़ा लंबी सी ट्रॉली होती है जिसके ऊपर इधर पत्थर बांधा जाता है और फिर उसको स्प्रिंग के जरिए से ऐसे थ्रो किया जाता है। क्या इनोवेशन किया है उन लोगों ने, राइट। तो अपने अपने समय अनुसार उन्होंने अपनी बेस्ट टेक्नोलॉजी का इनोवेशन किया है। Many contemporary innovations find their roots in ancient technologies, और आज की डेट में इस समय की कई सारी इनोवेशंस हैं जिनकी जड़ें जो हैं, जिनका जो रूट है वो एंशिएंट टेक्नोलॉजीज के ऊपर डिपेंड करता है। अंडरस्कोरिंग द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ आवर फोरबियर्स, जो कि हाईलाइट करता है, जोर देता है, फोरबियर्स कौन हो गए, हमारे एंसेस्टर्स, कि हमारे एंसेस्टर्स का कितना बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है हमारी आज की इनोवेशंस में भी। However, the contemporary scientific community often falls short in generating truly novel ideas। बोले लेकिन हालांकि आजकल के जो साइंटिफिक कम्युनिटी है उसके पास अक्सर ऑफन फॉल शॉर्ट मतलब कमी हो जाना, किसी चीज का कमी हो जाना, किस चीज की, नए नॉवेल मतलब नए आइडियाज की, जनरेटिंग ट्रूली नॉवेल, बिल्कुल एकदम नए आइडियाज का उनके पास में कभी कभी कमी हो जाती है। frequently resorting to replicating concepts from western literature, जिसकी वजह से वो क्या करते हैं, अक्सर वेस्टर्न कल्चर से लिए गए, वेस्टर्न लिटरेचर से लिए गए कुछ कंसेप्ट्स को वो दोहराने, रेप्लिकेट मतलब दोहराने लगते हैं। This approach results in innovations primarily catering to industrial needs rather than addressing societal issues। तो इस अप्रोच की मदद से क्या होता है, इस अप्रोच की वजह से अक्सर जो इनोवेशंस हैं वो इंडस्ट्रियल ज़रूरतों के हिसाब से बनाई जाती हैं, इंडस्ट्रियल ज़रूरतों के अकॉर्डिंग बन जाती हैं, बजाय कि हमारे समाज की कुछ परेशानियों को सॉल्व करने के। अब जैसे हिंदुस्तान में वाटर लॉगिंग एक बहुत बड़ी समस्या है, ठीक है, उसकी वजह से हमारे अक्सर बरसातों में हमारे शहर, गांव, कस्बे जो हैं पानी की बाढ़ की चपेट में आ जाते हैं, पानी वहाँ पे जगह जगह भर जाता है। अब वेस्टर्न कंट्रीज में ये समस्या शायद इतनी नहीं होती होगी ज्यादातर में, खैर जो ज्यादा ट्रॉपिकल कंट्रीज हैं, ट्रॉपिकल रीजन है, वहां पे तो होती है, जब ज्यादा बारिश होगी तब होगी, लेकिन वहां पर वेस्ट मैनेजमेंट इस तरीके का है कि कचरा फंसने की वजह से वाटर लॉजिंग नहीं होती। तो ये समस्या हमारी है। अब उन्होंने इस चीज का निजात करने के लिए उन्होंने कुछ नई डेवलपमेंट करी, तो हमारे पास भी नहीं आई वो टेक्नोलॉजी, और हम आज दिन तक 21वीं सदी के अब लगभग एक अरसा बीत आया है, तब तक हम लोगों के पास में कोई ऐसा समाधान नहीं है जो वाटर लॉजिंग की समस्या से हमें बचा सके। The critical distinction between invention and utility underscores the necessity for originality and societal relevance in innovation। तो ये जो बहुत एक महत्वपूर्ण, बारीक, इम्पॉर्टेंट अंतर है, डिफरेंस है इन्वेंशन और उसके इस्तेमाल के बीच में, ये हाईलाइट करता है, ये जोर देता है कि हमें ज़रूरत है ओरिजिनलिटी की। हमें वेस्टर्न साइंटिस्ट से प्रभावित होकर कुछ एक्सपेरिमेंट्स या इनोवेशंस वैसे नहीं करने हैं, हमें उसकी ज़रूरत नहीं है। हमें ज़रूरत है हमारी ओरिजिनलिटी की, जो हमारे समाज की जो परेशानियां हैं उनको समाधान देने के लिए हम कुछ इनोवेशंस करें, उनकी रेलेवेंट हमारे पास इनोवेशंस हो।
ग्रास रूट इनोवेटर्स इमर्ज एज पिवटल एजेंट्स। तो यहीं पे बहुत महत्वपूर्ण, पिवटल एजेंट्स मतलब महत्वपूर्ण योगदानी कौन आते हैं? ग्रास रूट इनोवेटर्स। वो कौन होते हैं? जो अनट्रेंड, जो हम पहले बात करते थे ना कि अनट्रेंड साइंटिस्ट, तो वो अनट्रेंड जो लोग हैं जिन्होंने कोई परेशानी फेस करके उसका समाधान के तौर पे कुछ इनोवेशन लाए हैं, वो लोग यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण साबित होते हैं इन ब्रिजिंग दिस गैप, इस जो दरार है, ये जो डिफरेंस है, इसको भरने में। ऑफरिंग सोल्यूशंस रूटेड इन लोकल कंटेक्स्ट एंड एड्रेसिंग स्पेसिफिक कम्युनिटी नीड्स, जो कि क्या करते हैं? ऑफर करते हैं, समाधान सुलझाने की कोशिश करते हैं, ऐसे सॉल्यूशंस देते हैं जिनका कि लोकल कंटेक्स्ट से मेलजोल है, लोकल हमारी ज़रूरत के, हमारी परेशानी के अनुरूप है, और कुछ किसी कम्युनिटी की, कोई पर्टिकुलर जगह लोगों की कुछ समस्याओं को वो दूर कर पाती है। These individuals possess an intimate understanding of their environment। तो ये जो लोग हैं, इनके पास में परिचित कुछ अंडरस्टैंडिंग है, जानी पहचानी है, इनके पास में समझ है अपने आसपास के एनवायरनमेंट के बारे में, enabling them to develop tailored interventions that resonate with the realities of daily life। जो कि क्या करते हैं? इनके सुविधा देते हैं, इनको प्रेरित कर देते हैं किस चीज़ के? कि ये कुछ ऐसी इन्वेंशंस करें जो कि हमारे हर रोज़ की, रोज़मर्रा की ज़रूरतों से, रोज़मर्रा की जो हकीकत है उससे मेल खाती हो। Their localized approach ensures solutions are not only relevant but also sustainable। तो इनका जो localized approach है, यानी कि हम इस particular area की, हमारी ये समस्या है, हमें इससे निपटना है, तो ऐसी जो approach है इसकी वजह से हमें solutions मिलते हैं, are not only relevant but ऐसे solutions मिलते हैं जो ना केवल उससे linked हैं, हमारी आमतौर की समस्याओं से linked है, बल्कि जो लंबे समय तक चलने भी वाले हैं, sustainable भी हैं। एड्रेसिंग रूट कॉजेज rather than सुपरफिशियल सिम्टम्स, जो कि उसकी जड़ पे जाके हमला करते हैं, उसको जड़ से मिटाने की कोशिश करते हैं, बजाय कि केवल ऊपर ऊपर से उसके सिम्टम्स हटाने के। ऐसी इनोवेशंस होती हैं। बाय empowering grassroots innovators, communities can leverage their inherent knowledge। तो अब अगर हम इन grassroots जो innovators हैं, इनको हम अगर एम्पावर करें, यानी कि इनको सहारा दें, इनको मदद करें, तो कम्युनिटीज़ क्या कर सकते हैं? इनसे बहुत ज़्यादा नॉलेज इनकी ले सकते हैं। वो हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी है कि हम इन ग्रास रूट इनोवेटर्स की नॉलेज एक्सेप्ट करें, नॉलेज ले पाएँ, इनकी क्रिएटिविटी ले पाएँ, एंड रिसोर्सफुलनेस टू सॉल्व देयर चैलेंजेस, और उनको हम रिसोर्सेज प्रोवाइड कर पाएँ ताकि उनके चैलेंजेस और हमारे चैलेंजेस दोनों दूर हो जाएं। दिस बॉटम अप अप्रोच, बॉटम अप अप्रोच मतलब क्या होता है कि किसी एक परेशानी में, बड़ी प्रॉब्लम है, एक ए नाम की बहुत बड़ी समस्या है, इसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दो। पहले ये टुकड़ा डील कर लो, ठीक है, फिर ये टुकड़ा डील कर लो, फिर ये, ऐसे करके समस्या को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दो। तो ये होता है बॉटम अप अप्रोच। तो ये क्या करता है? फॉस्टर्स ओनरशिप एंड कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये क्या करता है? बढ़ावा देता है ओनरशिप को, कि अच्छा ये मेरी जिम्मेदारी है, मुझे ये काम करना है, और हमारा ये ऐसा नहीं है कि ये टास्क मैंने उसको दिया तो वही करेगा। अब एक कंपनी है, उसमें सपोज करो कि 10 बंदे काम कर रहे हैं, एक बंदा कोई पर्टिकुलर एब्सेंट है, वो नहीं आया, तो ऐसा तो है नहीं कि कंपनी उसका काम वही करेगा और कोई करेगा नहीं। सब अपनी अपनी, क्योंकि कंपनी को फायदा होना चाहिए, कंपनी को फायदा होगा तब आपको एज एन इंडिविजुअल फायदा होगा, राइट? तो आप सब लोग उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को आपस में डिवाइड करेंगे या कैसे भी करके उसको मैनेज करेंगे, ठीक है। ड्राइविंग मोर इफेक्टिव एंड सस्टेनेबल सोल्यूशन, जिसकी वजह से हमें और ज़्यादा प्रभावी और ज़्यादा लॉन्ग ड्यूरेशन वाले सोल्यूशंस मिल सकते हैं। Initiatives such as those facilitated by the National Innovation Foundation India exemplify the government's commitment to promoting grassroots innovations and integrating it into mainstream। तो बोल रहे हैं कि ऐसा ही एक इनिशिएटिव है, एक पहल है, जैसे कि नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन इंडिया। ये एक उदाहरण है सरकार का कमिटमेंट का कि भाई हम ग्रास रूट इनोवेशंस को प्रोत्साहित करेंगे, उनको प्रमोट करेंगे और उनको मुख्य धारा में, मेन स्ट्रीम में लेकर आएंगे।
While India has made significant strides in fields like space science, वैक्सीन डेवलपमेंट एंड एग्रीकल्चर, बोल रहे हैं हालांकि हिंदुस्तान ने बहुत बड़ी छलांगे लगा दी हैं किसी फील्ड में। अगर हम बात करें स्पेस साइंस की, वैक्सीन डेवलपमेंट की, एग्रीकल्चर की, तो हमने बहुत कुछ हासिल किया है, बहुत आगे भी निकल चुके हैं हम। Persisting societal challenges necessitate a collaborative approach between scientific institutions and grassroots innovators. लेकिन फिर भी हमारे समाज में आज कुछ challenges ऐसे हैं जो अभी तक मौजूद हैं, जिसकी वजह से हमें ज़रूरत है कि हम एक कोलैबोरेटर मतलब मिला जुला एक साथ आकर ऐसी अप्रोच अपनाएं कि जिसमें हमारी साइंटिफिक कम्युनिटी और हमारे जो ग्रास रूट इनोवेटर्स ने ये एक साथ आकर काम करें। सेलिब्रेटिंग नेशनल साइंस डे, अब पता चला कि पूरा का पूरा ये पैसेज किस लिए बोला गया, क्योंकि हम नेशनल साइंस डे सेलिब्रेट करने वाले हैं अंडर द थीम, और इसकी थीम क्या है, इंडिजिनस टेक्नोलॉजीज फॉर विकसित भारत। इंडिजिनस मतलब होता है स्वदेशी, तो अपने देश में निर्मित टेक्नोलॉजीज हमारे विकसित भारत के लिए, ये इसकी थीम है। Provides an opportunity to acknowledge the invaluable contributions of grassroots innovators. ये हमें एक मौका देती है कि हम इन ग्रास रूट इनोवेटर्स का जो कंट्रीब्यूशन है, अभूतपूर्व कंट्रीब्यूशन है, उसको एक्नॉलेज करें, उसको मान दे, सम्मान दे और स्वीकारें। Their selfless dedication to improving their communities exemplifies the spirit of innovation. इन लोगों ने जो निस्वार्थ भाव से इनोवेशंस करे हैं, ये रेखांकित करता है, ये बताता है कि स्पिरिट इनोवेशन का असल मकसद क्या है, एंड अंडरस्कोर्स द पोटेंशियल फॉर ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज, और हाईलाइट करता है कि हमें एक बदलाव चाहिए और उस बदलाव का क्या पोटेंशियल है, क्या उससे हमें हासिल हो सकता है। When science aligns with grassroots needs, और ये कब होता है बदलाव, जब साइंस जो है वो ग्रास रूट हमारी बेसिक जरूरतों के साथ में मिलती है तब। In conclusion, the journey of progress propelled by science and technology requires not only scientific excellence. अब अगर हम अंत में आके बात करें, कंक्लूड करें, निष्कर्ष निकालें, तो ये निकल कर आता है कि अगर हमें तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़ना है साइंस की मदद से, टेक्नोलॉजी की मदद से, तो केवल साइंटिफिक एक्सीलेंस ही जरूरी नहीं है, बट ऑल्सो अ डीप रूटेड कनेक्शन टू सोसाइटल नीड्स। पर हमारी ये जो साइंस में एक्सीलेंस है, इसका कनेक्शन होना चाहिए हमारे समाज की ज़रूरतों के साथ में। ये था पैसेज। अब क्योंकि हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी डे सेलिब्रेट करने वाले हैं, नेशनल साइंस डे, तो उसके लिए ये पैसेज बताया गया था कि हालांकि हिंदुस्तान बहुत तरक्की कर चुका है, बट हमने जो भी तरक्की करी है, जो भी इनोवेशंस करे हैं, वो वेस्टर्न अप्रोच से हमारी ज़्यादा प्रेरित है, जिसकी वजह से हमारा जो समाज है, उसकी जो परेशानियां हैं, वो हम आज दिन तक दूर नहीं कर पाए हैं। फिर उन्होंने बताया कि क्या इतना महत्वपूर्ण है हमारे लिए कि हमारा जो साइंटिफिक समाज है और हमारा आम समाज, या वो लोग जो बेसिक हमारी ज़रूरतों के अकॉर्डिंग इनोवेशंस करते हैं, वो लोग मिलजुल के हमारे हिंदुस्तान के लोगों की आम तौर की रोज़मर्रा के जीवन में आने वाली समस्याओं का निजात पाएं। ठीक है, जब तक ये नहीं होगा तब तक हम साइंस की फील्ड में कितनी भी तरक्की कर लें, एज अ कंट्री हम ज़रूर आगे बढ़ रहे होंगे, लेकिन हमारे देश के लोग आगे नहीं बढ़ रहे होंगे, वो वहीं के वहीं स्टेबल होंगे। ठीक है, चलिए, What is the tone of the passage? पैसेज की टोन काफ़ी क्रिटिकल है, क्योंकि हमने पूरे पैसेज में चर्चा करी कि साइंटिफिक सोसाइटी, साइंटिफिक समाज और हमारी साइंटिफिक इनोवेशंस और हमारे समाज, जो आम समाज है, उसकी ज़रूरतों के बीच में एक बहुत बड़ा दरार है, बहुत बड़ा गैप है। क्यों? क्योंकि हमारे साइंटिफिक समाज की जो भी इनोवेशंस हैं, वो प्रेरित रहती हैं वेस्टर्न साइंटिस्ट के नज़रिए से, वेस्टर्न साइंटिस्ट की अप्रोच से। ठीक है, जो हमें दूर करने की ज़रूरत है। फिर उसमें उन्होंने वेरियस स्टेप्स बताए कि हम कैसे कर सकते हैं। सो ऑप्टिमिस्टिक पॉजिटिव नहीं है, पेसिमिस्टिक भी नहीं है, इंडिफरेंट भी नहीं है, ऑप्शन सी क्रिटिकल इज करेक्ट। What is the main theme of the passage? The need for grassroots innovation in science and technology. कि कितनी ज़्यादा ज़रूरत है, हमें महत्वपूर्ण ज़रूरत है बेसिक इनोवेशंस की साइंस और टेक्नोलॉजी की फील्ड में। बिल्कुल करेक्ट है ये, ऑप्शन ए इज करेक्ट।
According to the passage, what is primary obstacle in transforming scientific innovations into tangible benefits for society? बोल रहे हैं पैसेज के अनुसार क्या मुख्य एक अवरोध है अगर हमें साइंटिफिक इनोवेशंस को हमारे समाज की ज़रूरतों के अनुसार ढालना हो, तो उसमें मुख्य अवरोध क्या है? चलिए देखते हैं. द एब्सेंस ऑफ अ रोबस्ट फ्रेमवर्क टू एलोकेट सफिशिएंट फंडिंग फॉर साइंटिफिक रिसर्च. अभी देखो हमने पूरे पैसेज में कहीं पे भी फंडिंग का जिक्र तक नहीं करा है. क्यों? क्योंकि फंडिंग की बात तो बाद में आती है. पहले तो हमारी अप्रोच क्या है, हमारा नजरिया क्या है इनोवेशंस करते वक्त, वहीं पे गैप आ जाता है. तो फंडिंग बाद की बात है. ठीक है, तो ये इनकरेक्ट है. The lack of an efficient infrastructure to facilitate the seamless implementation of technological advancements at the grassroots levels. तो हम एडवांसमेंट उस तरीके की कर ही नहीं रहे जो ग्रासरूट लेवल पे अप्लाई की जाएगी. वही चीज़ आ गई. मून के सदर्न पार्ट पे अगर लैंड करवाया एक रोवर, तो उसका हम आम इंसानों की कौन सी ज़रूरत उससे हल होती है? क्या समस्या हल होती है? कोई समस्या नहीं. मार्स पे अगर गया कोई प्लैनेट, हमारा ऑर्बिटर कोई मार्स पे गया, तो उससे हमारी आम इंसान की क्या समस्या? क्या हमें नौकरी मिल रही है? क्या हमें खाना पानी मिल रहा है? क्या मिल रहा है हमें? हमारी कोई समस्या समाधान नहीं हो रही. क्या हमारा ट्रैफिक कम हो रहा है? हमें लाइट्स पे सिग्नल तोड़ने वालों की समस्या दूर हो गई? कोई समस्या दूर नहीं हो रही उससे, राइट? तो इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि जो उनकी ज़रूरत के लिए बिल्डिंग है, जो ढांचा है, वो बात की बात है. पहले तो हमारा साइंटिफिक ओपिनियन जो है, ब्रेन जो है, वही नहीं, उसी में गैप है. The existence of a scientific gap between the objectives of scientific research and the actual needs of the grassroots population. बिल्कुल करेक्ट है कि जो एक बहुत बड़ा अंतर है, हम जिस चीज़ को इनोवेट कर रहे हैं, जो हमने डेवलपमेंट करी, जो हमने इनोवेशन करी, वो हमारे आम इंसान की ज़िंदगी में क्या प्रभाव डालेगी, उसके बीच में अंतर है. क्योंकि हम रिसर्च इस तरीके की कर रहे हैं, इस तरीके की डेवलपमेंट्स कर रहे हैं जो आम इंसान के ज़रूरतों को पूरा कर ही नहीं पा रहे, उनके साथ में कोई कनेक्शन ही नहीं है, राइट? तो ऑप्शन सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट. What historical perspective is provided in the passage regarding the role of innovations in human civilization? कि ह्यूमन सिविलाइजेशन में इनोवेशंस का क्या योगदान रहा, उसके बारे में क्या हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है. तो हमने देखा है कि हम जिस भी सदी में रहे, उस सदी के अकॉर्डिंग बेस्ट टेक्नोलॉजीज का हमने इस्तेमाल किया, बेस्ट इनोवेशंस का हमने इस्तेमाल किया, और उसी की बदौलत हम आज इस युग तक पहुंचे हैं. हम एक मिलेनिया तक, हमने युगों युगों तक जीवन अपना यापित किया है. The passage suggests that human civilizations have always relied on external sources for technological advancements, which has limited the scope of innovation. Incorrect है. हमने पढ़ा पैसेज में कि हमने हमेशा अपनी ज़रूरतों के अकॉर्डिंग बेस्ट टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करा, जिसकी वजह से हम युगों युगों तक जीते आए. It is indicated that before the advent of modern science, human civilizations were stagnant. बिल्कुल इनकरेक्ट है. हड़प्पा सिविलाइजेशन के जो ड्रेनेज सिस्टम है, इंडस वैली सिविलाइजेशन का ड्रेनेज सिस्टम है, वो बेस्ट डिक्लेयर किए जाते हैं. मतलब वो उनको ऐसा डिक्लेयर किया जाता है कि आज की मॉडर्न सोसाइटीज भी नहीं बना सकती, राइट? तो वो स्टैग्नेंट कहाँ थे? वो तो हमसे भी आगे थे. इनफैक्ट हमारा तो विचार जो है, विचारधारा जो, वो तो लिमिटेड हो चुकी है. वो तो ओपन थे, ठीक है? जितना उनको ज्ञान कम था, उतने उनके पास ओपन विचार थे. The passage highlights that preceding the emergence of modern science, human civilizations thrived for millennia by leveraging state-of-art technologies of their time. बिल्कुल करेक्ट है. इससे हमने यही देखा कि मॉडर्न साइंस के आने से पहले भी ह्यूमन सिविलाइजेशंस ने युगों युगों तक बेस्ट स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजीज यानी कि बेस्ट टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल किया है अपने समय के अनुरूप. Many of which form the basis of contemporary innovation, जिनमें से कई सारी जो हैं आज की मॉडर्न डे इनोवेशंस का बेस बनी है, आधार बनी है. ऑप्शन सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट. What distinguishes grassroots innovators from the contemporary scientific community in the context of innovation? क्या अंतर है ग्रासरूट इनोवेटर्स और कंटेम्प्रेरी साइंटिफिक कम्युनिटी के बीच में? ग्रासरूट इनोवेटर्स फोकस सोली ऑन साइंटिफिक एक्सीलेंस. बिल्कुल इनकरेक्ट है. ग्रासरूट इनोवेटर्स जो हैं वो हमारी आम तौर की आम रोजमर्रा की जो परेशानियां हैं वो उनके ऊपर
निर्भर करते हैं, उनके ऊपर फोकस करते हैं। और जो साइंटिफिक कम्युनिटी है वो साइंटिफिक एक्सेलेंस के ऊपर। दे प्राइमरली केटर टू इंडस्ट्रियल नीड्स रादर देन सोसाइटल इश्यूज, ये हमने साइंटिफिक कम्युनिटी के बारे में पढ़ा था। दे डेवलप सोल्यूशन बेस्ड ऑन लोकल कंटेक्स्ट एंड स्पेसिफिक कम्युनिटी नीड्स, बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। यही डिफरेंस है ग्रास रूट इनोवेटर्स का, जो उनको डिफरेंट और बेहतर बनाती है साइंटिफिक कम्युनिटी से। आई डोंट फैंसी टू गो आउट दिस इवनिंग, अब मैं इस शाम को बाहर जाने की कोई इच्छा नहीं रख रहा। फैंसी मतलब किसी चीज की इच्छा रखना, किसी चीज की ख्वाहिश रखना। तो मुझे इस शाम बाहर जाने की कोई ख्वाहिश नहीं है। आई डोंट फैंसी गोइंग आउट दिस इवनिंग, ठीक है, ना कि टू गो आउट। गोइंग आउट दिस इवनिंग, ऑप्शन डी इज करेक्ट, क्योंकि फैंसी के बाद में हमेशा जेरेंट फॉर्म में जो भी कंटेक्स्ट आएगा वो जेरेंट फॉर्म में प्रयोग होगा, ठीक है, और जेरेंट फॉर्म में गोइंग आउट हो जाता है गो आउट की बजाय। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। Nobody fed him when he was starving, जब वो उसको भूख से मर रहा था, तड़प रहा था, तब उसको किसी ने खाना नहीं खिलाया। अब इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। nobody, या क्या हो गया हमारा सब्जेक्ट, फेड ऑब्जेक्ट, हिम ये क्या है, सॉरी फेड क्या है वर्ब और हिम क्या है ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो हिम पहले आएगा, ही वॉजंट फेड, ही वॉज नॉट fed by anybody when he was starving। nobody क्या बन जाएगा, anybody। he had not been fed, not been fed नहीं आएगा। he is not continuous form, present form में नहीं है। he were, he के साथ में verb प्रयोग नहीं होता। he was not fed by anybody when he was starving, option D is correct। रिटालिएट मतलब विद्रोह करना, प्रतिशोध लेना, बदला लेना, ठीक है। इसका सिनोनिम क्या होगा, क्लैप ताली बजाना, रोटेट घूमना, फैसिलिटेट किसी चीज की सुविधा प्रोवाइड करना, ठीक है, और सुगम बनाना कुछ चीज, और रिएक्ट मतलब कुछ प्रतिक्रिया देना जो कि विरोधाभासी भी हो सकती है, प्रतिशोधात्मक भी हो सकती है। सो ऑप्शन डी रिएक्ट इज करेक्ट। कैट्स पॉज, कैट्स पॉ मतलब होता है एक व्यक्ति जिसे दूसरे द्वारा एक उपकरण के रूप में इस्तेमाल किया जाता हो, ठीक है। यानी कि जैसे बड़ी बड़ी मूवीज में विलन्स डायलॉग मारते हैं ना कि शतरंज के बिसात पे कुछ मोहरे पिट भी जाते हैं, कुछ मोहरे गंवाने भी पड़ते हैं। वो क्या मतलब हुआ कि वो कह रहे हैं कि मुझे अपने कुछ लोग गंवाने पड़ सकते हैं अपने बेनिफिट के लिए, मैं उनको एज ए टूल इस्तेमाल कर रहा हूं। दैट मीन्स कैट्स पॉ, अ पर्सन यूज्ड एज अ टूल बाय अनदर, ऑप्शन ए इज करेक्ट। He conceded a very crucial point at his opponent। अब concede करना मतलब आरोप, कुछ बहस के दौरान में एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो है उन्होंने स्वीकार करी, राइट। तो he conceded a very crucial point at his opponent नहीं होगा, very crucial point जो बहस के दौरान में किया गया, तो point at नहीं होगा, point to his opponent, ठीक है। ऑप्शन पॉइंट एट की बजाय पॉइंट टू। पॉइंट एट का मतलब होता है किसी की तरफ इशारा करना, लेकिन हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि उनने कोई बात के दौरान, बहस के दौरान में बहुत महत्वपूर्ण बात कोई स्वीकारी, तो पॉइंट टू हिज ओपोनेंट इज करेक्ट। आई फाइंड दैट आई गेट माई सेल्फ टायर्ड वेरी इजली दीज डेज। अब मैंने पाया कि मैं इन दिनों बहुत आराम से थक जा रहा हूँ, मतलब बहुत इजीली थक जा रहा हूँ। तो गेट टायर्ड माई सेल्फ, गेट माई सेल्फ टायर्ड नहीं होता, आई गेट टायर्ड वेरी इजीली, ठीक है। आई गेट माई सेल्फ टायर्ड, आप अपने आप को कैसे थका सकते हो, पर आप बहुत आराम से, बहुत इजीली थक जाते हो। आराम से मतलब ये नहीं कि बैठे बैठे थक जाते हो, पर थोड़ा सा काम करके भी आप थक जाते हो। सो ऑप्शन बी में एरर है, आई गेट माई सेल्फ की बजाय क्या होगा, आई गेट टायर्ड वेरी इजीली। पैराजम्बल में क्वेश्चन है S1 और S6 स्टेटमेंट जो है ऑलरेडी गिवन है, इसी बीच में हमें PQRS स्टेटमेंट फिट करना है। पहला स्टेटमेंट है राम मोहन वॉज अ लवर ऑफ हिज कंट्री। राम मोहन कोई नाम का व्यक्ति है जो अपने देश से बहुत प्यार करता था। डेविड सेड, डेविड ने कहा दैट इट वुड बी अ गुड प्लान टू हैव एन इंग्लिश स्कूल एंड कॉलेज। अब डेविड कौन है हमें पता ही नहीं, हम तो बात राम मोहन की कर रहे थे, डेविड कहाँ से अटपका बीच में, तो पी हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट नहीं होगा बिकॉज हमें डेविड के बारे में कुछ क्लैरिटी नहीं है।
ही वॉज टॉकिंग विद डेविड अबाउट अपलिफ्टिंग द माइंड्स ऑफ इंडियंस। ही कौन? राम मोहन। अब राम मोहन का इंट्रोडक्शन पहले किया गया है, वो किसी डेविड नाम के व्यक्ति से बात कर रहा था, जो किसके बारे में कि हिंदुस्तानियों के दिमाग को हमें अच्छा बेहतर बनाना है, ठीक है। सो ही ऑल्सो थॉट दैट दिस सब्जेक्ट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग। उसने भी सोचा कि ये सब्जेक्ट बहुत इंटरेस्टिंग है। अब उसने किसने सोचा? शायद राम मोहन ने सोचा, बिकॉज हमने पी स्टेटमेंट पढ़ा कि डेविड ने कहा था कि हम इंग्लिश स्कूल खोलते हैं और कॉलेज खोलते हैं, राइट। तो इसके बारे में हो सकता है उसने विचार विमर्श किया हो, पर आगे चल के देखते हैं कि अब तक कुछ और बात हो। डेविड ऑल्सो हैड अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड विद इंडिया। डेविड का भी बहुत गहरा कनेक्शन था इंडिया के साथ में। तो अब हमें पता चला कि राम मोहन जो है देशभक्त है, देश से बड़ा प्यार करता था, और एक दिन वो डेविड नाम के किसी व्यक्ति से बात कर रहा था कि हमें हिंदुस्तानियों के बारे में सोचना चाहिए, उनको अपलिफ्ट करना चाहिए। अब डेविड कौन है? डेविड भी एक व्यक्ति है जिसका हिंदुस्तान के साथ में काफी गहरा कनेक्शन है। हो गया सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट हो गया, तो उसने डिसाइड किया, उसने सोचा कि हाँ भाई वाकई में ये इंटरेस्टिंग चीज है और हमें इसके ऊपर काम करना चाहिए। ये हो गया थर्ड पॉइंट। फाइनली डेविड के दिमाग में आइडिया आया, उसने बोला कि चलो हम एक इंग्लिश स्कूल और इंग्लिश कॉलेज खोलते हैं, ठीक है। ये हो गया फाइनल फोर्थ पॉइंट। तो अरेंजमेंट क्या बन गया? QSRP। QSRP ऑप्शन ए इज करेक्ट। इन द लाइमलाइट। लाइमलाइट में होने का मतलब क्या है? सुर्खियों में होना होता है ना। फिल्म स्टार्स आजकल जो लाइमलाइट में बने हुए हैं, यानी कि जो सुर्खियों में बने हुए हैं। अबाउट टू बी सक्सेसफुल। सक्सेसफुल होने वाला है। द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन ऑप्शन बी इज करेक्ट। सगैसियस। सगैसियस का मतलब होता है बुद्धिमान, बहुत इंटेलिजेंट। अब इसका सिनोनिम क्या होगा? प्रेशियस। प्रेशियस मतलब कीमती। डिलीशियस मतलब टेस्टी। मैलिशियस मतलब कि थोड़ा दुर्भावनापूर्ण, जिसमें कुछ मलिनता है, ठीक है। और जुडिशियस। जुडिशियस मतलब बहुत ही विवेकपूर्ण। तो यहाँ पे सगैशियस का मतलब होता है बुद्धिमान, तो विवेकपूर्ण भी उसी का सिनोनिम है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। ऑडेसिटी। ऑडेसिटी का मतलब होता है कि आपके अंदर कितना साहस। डेयरिंग। डेयरिंग मतलब साहसी। मीकनेस। मीकनेस मतलब नम्रता। कॉशन मतलब कि सतर्क रहना। और काइंडनेस मतलब दयालु। तो अब सिनोनिम सबसे क्लोज क्या हो गया? डेयरिंग। ऑडेसिटी का सबसे क्लोज सिनोनिम क्या हो गया? डेयरिंग। ऑप्शन ए इज करेक्ट। आई वॉज टॉट बाय श्याम हाउ टू ड्राइव। अब हमें पता है जब बाय वाला स्टेटमेंट आता है तो वो किस में होता है? पैसिव वॉइस में। हमें इसको कन्वर्ट करना है एक्टिव वॉइस में। और मैंने आपको कल बताया था कि बाय के बाद में जो वर्ड होता है वो बेसिकली क्या होता है? हमारा सब्जेक्ट, ठीक है। अब वॉज टॉट। वॉज टॉट क्या है? हमारा वर्ब है। और आई क्या है? हमारा ऑब्जेक्ट है। तो श्याम टॉट मी हाउ टू ड्राइव, यही होगा। श्याम टॉट मी हाउ टू ड्राइव। ऑप्शन ए इज करेक्ट। इंडस्ट्रियस। इंडस्ट्रियस का हमें बताना है एंटोनिम। इंडस्ट्रियस का मतलब होता है बहुत मेहनती, हार्ड वर्किंग, है ना, संघर्ष करने वाला व्यक्ति। परसिस्टेंट। परसिस्टेंट का मतलब दृढ़ निश्चय। डिलीजेंट। डिलीजेंट का मतलब होता है बहुत ज्यादा परिश्रमी। जेलस। जेलस का मतलब होता है उत्साही। और इंडोलेंट। इंडोलेंट का मतलब होता है आलसी। तो यहाँ पे हमें एंटोनिम बताना है। आलसी इसका एंटोनिम हो गया। इंडोलेंट इज करेक्ट। माई गाइड वॉज ब्लाइंड बट ही ब्रिंग मी होम सेफली। मेरा गाइड जो है वो वॉज मतलब पास्ट की बात बता रहा है, अंधा था, तो हमें सेंटेंस पास्ट में ही करना होगा। बट ही ब्रिंग का क्या बन जाएगा पास्ट में? ब्रॉट। BROUGHT। ब्रॉट मी होम सेफली, ठीक है। वॉज होम वॉज, ब्रिंग की बजाय क्या आएगा? ब्रॉट। ऑप्शन डी इज करेक्ट। अ 4-footed एनिमल। कोई भी 4 पांव वाला जो एनिमल जानवर होता है उसको क्या बोलते हैं? मैमल। मैमल क्या होता है? जो स्तनपायी जानवर होते हैं। रेप्टाइल जो छिपकली की प्रजाति के होते हैं। क्वाड्रुप्लेट। ट्रिपलेट 3 चीजों वाला, 3 टांगों वाला, ठीक है, 3 जुड़वा बच्चे हो जाए। क्वाड्रुप्लेट जो 4 होते हैं, तो 4 पांव वाला जानवर को क्या बोला जाता है? क्वाड्रुप्ट। और बाइप्ड। बाइप्ड मतलब 2 पांव वाला, 2 टांगों पर चलने वाला। सो ऑप्शन सी क्वाड्रुप्ट इज करेक्ट। मनोज सेड टू मीरा डू नॉट ट्राई टू मेक अ फूल ऑफ मी। मनोज ने मीरा को कहा कि मेरा बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करो, ठीक है, मुझे उल्लू बनाने की कोशिश मत करो। मनोज टोल्ड मीरा, क्या आ जाएगा? नॉट टू ट्राई टू मेक
अ फूल ऑफ मी की बजाय क्या जाएगा, हिम. मनोज टोल्ड मीरा टू नॉट टू ट्राई टू मेक अ फूल ऑफ मी. मी नहीं आएगा, हिम आएगा. हिम वाले होंगे, मी वाला नहीं होगा. ए और डी एलिमिनेट हो गया. मनोज टोल्ड मीरा डू नॉट सेम ऐसे एज इट इज नहीं आएगा, नॉट टू ट्राई टू मेक अ फूल ऑफ हिम हो जाएगा. ऑप्शन सी इज करेक्ट. बीरबल इमीडिएटली स्माइल्ड एंड वेंट अप टू अकबर. बीरबल ने एकदम से इमीडिएटली जैसे ही हुआ वैसे ही एकदम से मुस्कुराहट दी और अकबर के पास गया. ही अनाउंस्ड, उसने वहां से घोषणा करी. द डैश, किसी चीज की घोषणा करी. ही सेड देयर वाज 21,523 crores. उसने बोला कि यहाँ पे 21,523 कौवे हैं डैश इन द सिटी, शहर में होंगे. When asked how he dashed the answer, जब उससे पूछा गया कि तुमने ये आंसर कैसे पता लगाया, बीरबल replied, बीरबल ने जवाब दिया, ask your men to dash the number of crows. अपने आदमियों से कहो कि जाके कौवों की गिनती करें. If there are more, अगर ज्यादा हुए, then the relatives of the crows must be visiting them. तब ये समझ लेना कि किसी कौवे के रिश्तेदार उनसे मिलने आए हैं. From other cities, if there are fewer, अगर कम हुए, then the crows from our city must be visiting their relatives who live outside the city. तो आप अगर कम हुए तो आप ये समझ लेना कि हमारे शहर में होने वाले जो कौवे हैं रहने वाले, वो अपने दूसरे शहर के रिश्तेदारों के पास मिलने गए हैं. He announced the dash. क्या अनाउंस किया? आंसर, रिस्पॉन्स, क्वेश्चन या रिजॉइंडर. आंसर उसने जवाब ही वहां पे दिया होगा. रिजॉइंडर का मतलब होता है जवाबी टिप्पणी, ठीक है. क्वेश्चन होता है सवाल, और रिस्पॉन्स भी आंसर ही होता है, पर वो किसी संदर्भ के, जैसे वाद विवाद हो रहा है तो उसके रिस्पॉन्स में बोला जा रहा है. यहाँ पे कोई सवाल है, उसका जवाब दिया जा रहा है, तो यहाँ पे आंसर होगा. ऑप्शन ए आंसर इज करेक्ट. Answer, he said there was 21,523 crores in the city. ठीक है, शहर में होंगे ना, in the city. at नहीं आएगा, off नहीं आएगा. off मतलब वैसे भी अलग होना, on नहीं आएगा, उसके ऊपर नहीं है. When asked how he dashed the answer, जब उससे पूछा गया कि how he knew, उससे पूछा गया, पास्ट की बात है, तो how he knew the answer. known नहीं आएगा, no नहीं आएगा, knew. ऑप्शन सी इज करेक्ट. बीरबल replied, ask your men to count the number of crows. नंबर ऑफ क्रोज क्या करेंगे हम? काउंट करेंगे, ठीक है. सो ऑप्शन ए काउंट इज करेक्ट. गिनेंगे ना नंबर ऑफ क्रोज को, जहां पे नंबर की बात आती है वहां पे गिनने की बात आती है. सो ऑप्शन ए. कैलकुलेट मतलब जमा, भाग, गुणा, डिवाइड वगैरह करना, तो कैलकुलेट नहीं आएगा. जज मतलब अनुमान लगाना, तो अनुमान तो लगाना ही नहीं है, अनुमान तो बीरबल ने लगा लिया. कंसीडर मतलब मानना, तो यहाँ पे मानने की बात भी नहीं है. काउंट करने के लिए कह रहा है वो कि जाओ अपने आदमियों को बोलो गिनवा ले. इफ देर आर मोर, अगर ज्यादा हुए, देन द रिलेटिव्स ऑफ द क्रोज मस्ट बी विजिटिंग देम फ्रॉम डैश सिटीज. विसिनिटी, विसिनिटी मतलब आसपास, उसके नियर बाय इलाका, ठीक है. नियर आसपास. क्लोज, क्लोज मतलब पास में, और नियर बाय यानी कि पड़ोसी, अपने आसपास के क्षेत्र या स्थानों से, उन आसपास के शहरों से उनके रिश्तेदार आए होंगे मिलने के लिए. ऑप्शन डी इज करेक्ट. दैट्स ऑल. आज के सेशन में इतना ही. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. अगर कंटेक्स्ट पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा. मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में. टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग. बाय बाय.